हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो ITI के उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि अभी सेकेंड ईयर में हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ITI के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, चाहे आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हो, चाहे आप फिटर से हो, टर्नर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो या वायरमैन से हो, अगर आप सेकेंड ईयर ट्रेड में हैं तो आपके लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप हमारा आंसर जानने से पहले अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना कि आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो आप कमेंट में लिख देना कि हमको PDF चाहिए है, तो हम उसका लिंक आपको दे देंगे। तो आप वहाँ से इसका लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, या तो फिर हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपका सारा डाउट वहाँ पर क्लियर कर देंगे। और आपका जो सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या बिजनेस को शुरू करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है एम्प्लॉयर, बी ऑप्शन है मर्चेंट, सी ऑप्शन में दिया गया है बिजनेसमैन और डी ऑप्शन में दिया गया है उद्यमी, जैसे हम इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो कि हमने आपको यहाँ पर PDF लिए हैं, इसी तरीके के ऑप्शन भी आपको वहाँ पर लिख कर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है उद्यमी, तो जो भी व्यक्ति व्यवसाय या बिजनेस को शुरू करता है उसे हम उद्यमी बोलते हैं, या इंग्लिश में से एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक अच्छे रिज्यूम की क्या विशेषता है। ये ऑप्शन है आकर्षक रंगों तथा फॉन्ट का प्रयोग, तो यह तो हमारे रिज्यूम की विशेषता नहीं होगी। और बी ऑप्शन है छोटा और सही होना चाहिए, तो यही हमारा जो रिज्यूम है उसकी विशेषता होगी। हमारा जो भी रिज्यूम होगा वह बहुत ही छोटा होना चाहिए और बहुत ही सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आगे जो ऑप्शन दिए गए थे अधिक कॉलम होने चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में दिया है लंबा और विस्तृत होना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, हमें संचार के समय क्या करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान दिया गया है। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और खाली स्थान में जो भी वर्ड आएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा वह आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि संचार के समय क्या करना चाहिए। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं उसे संचार बोलते हैं या कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम किसी से भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ध्यानपूर्वक हम स्पीकर को सुने। जो भी व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, जैसे यह वीडियो चल रही, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी आपका यह संचार अच्छा माना जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, GUI का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है उसकी वीडियो हम आपको बना कर दे देंगे। तो जितने भी फुल फॉर्म होते हैं वह सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपसे GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं। ए ऑप्शन में ही दिया गया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों, स्पेलिंग आप अच्छे से मैच कर लेना, क्योंकि और दूसरे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इसी तरीके से लिखा होगा और वहाँ पर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक की गई होगी। तो आप इसे अच्छे से देख लेना, इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यही GUI का फुल फॉर्म होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आप किसी ATM से 500 रुपये निकालते हैं। ATM मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है। निम्न में से नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, धन ले लें, बी ऑप्शन दिया गया है धन किसी गरीब को दे दें, सी ऑप्शन दिया गया है शिकायत करें, डी ऑप्शन दिया गया है धन ATM के पास छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो अलग अलग व्यक्ति की राय से यह अलग अलग ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ से पूछा गया है कि नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है, तो सबसे सही तो यही होगा कि आप इसकी शिकायत करें। अगर आपको 500 रुपये की जगह 5000 रुपये मिलते हैं तो आपको नैतिक दृष्टिकोण से उसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि इस समस्या को सॉल्व कर सकें। छठवां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। जापानी शब्द काइजिन का अर्थ क्या है। दोस्तों, जापानी शब्द होता है काइजिन, उसका अर्थ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है गुणवत्ता बनाए रखना, स्वयं अनुशासन, क्वालिटी मैनेजमेंट, निरंतर सुधार। तो काइजिन का जो अर्थ होता है वह होता है निरंतर सुधार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं।
जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम स्वरोजगार भी कह सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इसे हम इन्वेस्टर भी नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉयर भी नहीं बोलेंगे, और डी ऑप्शन में दिएगा यह है सभी। तो इसमें से जो सी ऑप्शन सही है केवल वही माना जाएगा। स्वरोजगार मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द में खामोश वर्ण कौन सा है। दोस्तों इस तरीके से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको वर्ड लिखा होगा, तो वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि साइलेंट कौन सा यहाँ पर वर्ड है, तो आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पर साइकोलॉजी लिखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले पी दिया गया है, तो पी को हम साइलेंट कर देते हैं, और बाकी जो SYCHOLOGY यह लिखा है इसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पी आंसर इसका होगा। 9वां क्वेश्चन है जो कि आपको कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, अंतिम प्रिंट आउट लेने से पहले प्रिंट आउट में कैसा प्रतीत होता है, यह देखने के लिए आप वर्कशीट के किसको देख सकते हैं। यहाँ पर खालिस्तान जो दिया गया है वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा वह आपको बताना है। दोस्तों जब भी हमारे लिए प्रिंट आउट लेना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, मतलब जैसा भी हमारा प्रिंट आउट निकलने वाला है उसे हमें पहले ही दिख जाता है, तो उसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू करना होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, शब्द ब्लेंड का समानार्थी क्या है। तो यहाँ पर आपको इसका समानार्थी मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ब्लेंड का जो सिनोनिम्स होता है वह होता है मिक्स, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ITI के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना नंबर और अपनी ट्रेड का नाम कमेंट करते हैं तो हम आपको ITI के उस ट्रेड के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। जैसे अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो आप कमेंट पे लिख देना कि सर हम कोपा ट्रेड से हैं और हमारे लिए ITI के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जो कि कोपा ट्रेड का है, तो आप अपना नंबर कमेंट कर देना, वहाँ से हम आपको ITI के कोपा ट्रेड के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। या आप किसी दूसरी ट्रेड से हैं तो आप वही भी लिखते हैं ना, हम आपको अलग अलग ट्रेड के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, वहाँ पर आपको ITI से संबंधित आपकी ट्रेड से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती हैं। दोस्तों या तो फिर आप अपना नंबर कमेंट करना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से आप अपनी ट्रेड के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, NSIC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों जो NSIC होता है इसका मतलब होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। दोस्तों इस तरीके से अगर आपको मुख्यालय की क्वेश्चन आए तो आपको दिल्ली इसका ऑप्शन करना होगा, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप सही आंसर उसका लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुख्यालय है वह हमारे भारत की दिल्ली में ही है, तो इसका आंसर भी आप दिल्ली लगा सकते हैं, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि NSIC का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। इसके अलावा आपसे अगर किसी दूसरा का भी पूछा जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी आंसर आप दिल्ली लगाएंगे तो शायद वह भी आपका आंसर सही माना जाएगा। स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन है, EPF और MP अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपको EPF और MP अधिनियम के बारे में बताना है कि यह किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और जो MP होता है उसका फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड। तो यह जो है हमारा 1952 में स्थापित किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1952 में EPF और MP अधिनियम स्थापित किए गए थे। 13वां क्वेश्चन है, ABC प्राथमिक उपचार में ABC का क्या मतलब है। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट एड होता है उसमें हम ABC जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसका आपको बताना है कि ABC में इनका मतलब क्या होता है। तो A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में ही दिया गया है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो 13वां जो क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपको अच्छे से देख लेना, इसी तरीके के आपको फर्स्ट एड से संबंधित और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको यह ज़रूर से पता होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। दोस्तों ITI के बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हैं जो कि 1 साल का कोर्स होता है, वहाँ पर आपको कुछ सैलरी भी दी जाती है। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार द्वारा 1961 में लागू किया गया था, जो कि आपको C ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार द्वारा 1961 में लागू किया गया था, इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 3R का भाग नहीं है। यहाँ पर जो भी 3R का भाग नहीं है वह आपको बताना है। तो 3R में जो 3 R होते हैं, R शब्द से शुरू होने वाले 3 शब्द यहाँ पर लिए जाते हैं। तो R से पहले R से होता है रिड्यूज, दूसरे R से होता है रिसाइकिल और तीसरे से होता है रीयूज। तो यहाँ पर आपको D ऑप्शन में ही दिया गया है जो कि इससे अलग होता है रीजनरेट, यह हमारे 3R में नहीं आता है। तो हम 15वें जो क्वेश्चन है इसका D ऑप्शन सही कर देंगे।
16वां क्वेश्चन है, अगर आपको किसी कंपनी में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही होगा, इंटरव्यू में उपस्थित होंगे। मतलब अगर आपको किसी भी कंपनी से साक्षात्कार के लिए फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप इंटरव्यू में उपस्थित होंगे। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है? यहाँ पर आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर दिया गया है जो कि साइबर क्राइम है। तो ईमेल भेजना तो कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, ऑनलाइन ख़रीदारी भी नहीं है, ऑनलाइन उत्क्रीड़ा यह हमारा बहुत ही भिन्न ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत ही शुद्ध हिंदी में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था, तो हमने जैसे कि तैसा यहाँ पर ऑप्शन भी ले लिया है ताकि आपको इसी तरीके का अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप इसका आंसर सही से कर सकें। तो सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, साइबर अपराध जो होता है ऑनलाइन उत्क्रीड़ा करना, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? तो ऑनलाइन बैंकिंग से हम किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग से हम पासबुक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डेबिट बिल का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और क्रेडिट बिल का भी नहीं कर सकते हैं, केवल हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि इसके बी ऑप्शन में दिया गया है। 19वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है SWOT, मतलब शॉर्ट में एस का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो भी 4 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें इन 4 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो इन चारों शब्दों का हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं कि एस का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का क्या होता है, ओ का क्या होता है, टी का क्या होता है। इनमें से किसी ना किसी एक का आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एस का यहाँ पर आपको पूछा गया, तो सबसे पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। तो यह चारों आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन था इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर आपको जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। दोस्तों जीडीपी का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वह होता है, जी से होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक, पी से होता है प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इसका सही आंसर करना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर हमारे लिए ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 20वें क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो में कुछ मिस्टेक लगी हो तो आप डिसलाइक करें, लेकिन आप अपना वोट ज़रूर दें। दोस्तों ITI से संबंधित सभी छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम आपको ITI से संबंधित सभी जानकारी देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।